देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नेशनल हाईवे 57 ये वो समय था जब मैंने अपनी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खुशी मनाई थी। दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन होते ही मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे साथ साथ मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे। हम सभी आज एक पार्टी में शामिल होने के लिए निकल रहे थे और इस पार्टी का पूरा खर्चा मेरा ही था। शाम के समय तकरीबन 4:30 बजे जब हम अपने घर से निकले थे तो मैंने मम्मी को कह दिया था कि आज मुझे दोस्तों के साथ पार्टी देनी है। तो उन्होंने भी मुझे जाने से मना नहीं किया। और वैसे भी घर लौटते लौटते हमें देर रात होने वाली थी। ठंड का समय था तो गाड़ी के अंदर वैसे ही भीषण ठंड का जमावड़ा था और हम सभी ठंड के मारे सिकुड़ते जा रहे थे। और फिर इसी बीच मेरे बगल में बैठा मेरा दोस्त आर्यन बोल पड़ा, अरे नीतू यार, तूने बताया नहीं पार्टी कहाँ रखी है? तो मैंने भी एक एक्साइटेड आवाज़ में कहा, वो सभी हमारे लिए एक सरप्राइज़ है। और फिर उसके बाद मैं खामोश हो गया। शाम के लमसम 7:19 पर हम उस हॉल में पहुँचे जहाँ पर मैंने कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने इस जगह पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में सुना था। हालांकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो इन चीज़ों पर विश्वास करे। अब समय हो चला था पार्टी में शामिल होने का। जब मेरे दोस्त पार्टी में पहुंचे तो मैंने उनको हैरान कर दिया, क्योंकि उस पार्टी में हम सिर्फ 8 ही लोग थे जो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे थे। पहले तो मैंने इतने बड़े हॉल को बुक करवा लिया और अब इसके अंदर 8 लोगों का पार्टी करना जो सच में ही हैरान कर देने वाला था। मैंने आर्यन से कहा, अरे भाई, वैसे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी। और इतना बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और उसके बाद हम सभी एक जगह पर बैठकर सिगरेट फूंकने लगे। हम सभी दोस्त तकरीबन 2 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पहुँचे थे और हम एक टेबल के चारों तरफ बैठकर आपस में गप्पे लड़ाने लगे। फिर कुछ देर के बाद ही उस हॉल का मालिक हमारे पास पहुँचा। अरे नीतू, अभी तक आपने बिल नहीं चुकाया है, तो आप बिल चुका दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और हाँ, शाम को जाते वक्त आप हॉल को बंद कर देना। उस आदमी की बात मुझे कहीं ना कहीं ठीक ही लगी, तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। और उसके बाद हम सभी अपनी पार्टी में मगन हो गए। तकरीबन 28 मिनट तक हम सिगरेट फूंकते रहे। और जब बात ड्रिंक पर आ गई तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि ड्रिंक पीने के लिए अभी मेरी पूरी ज़िंदगी बाकी थी। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो बिना ड्रिंक किए नहीं रह पाए। आज उन्होंने ड्रिंक इतनी ज़्यादा कर ली थी कि उन्हें अपने पाँव संभालने में भी दिक्कत होने लगी। किसी तरह मैंने उसे कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन शराब के नशे ने उनका खून खौला दिया। वो इधर उधर भटकने लगते और लड़ने झगड़ने के लिए बेताब होने लगे। लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें संभाला और कुछ देर तक उन्हीं के पास बैठा रहा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मेरे उन दोनों दोस्तों को नींद भी आ गई, जहाँ मुझे एक सुकून मिला। लेकिन अब रात के 12:15 बज चुके थे, पर मेरे सारे दोस्त भी घर जाने वाले थे। किसी तरह रिक्वेस्ट करके मैंने उन्हें अपने पास रोक के रखा था ताकि यहाँ मैं अकेला ना पड़ जाऊँ। अभी तक उन दोनों दोस्तों को गहरी नींद आ चुकी थी और उन्हें किसी तरह गाड़ी में लेटाया गया। गाड़ी में रहने की वजह से मैं उन्हें आसानी से घर लेकर जा सकता था। मेरे साथ नितिन भी था, जो बिना ड्रिंक किए मेरे साथ था, वरना तो अब तक मैं पूरा ही बिखर जाता, क्योंकि दोनों दोस्त तो ड्रिंक करके सो गए थे और अब मैं अकेला ही बचा था। वो तो अच्छा था कि आते वक्त मैंने नितिन को साथ ले लिया। अब हम सभी ने उस हॉल को लॉक कर दिया और फिर मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। वैसे रास्ता बड़ा ही खामोश था। जैसे हम वहाँ से निकलने लगे तो शटर के अंदर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी हमारे अलावा कोई और उस हॉल के अंदर रह गया है। और यही सब देखने के लिए वापस जाकर उस हॉल को अनलॉक करने लगा। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन ये मेरा कोई गलत फहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आवाज़ करीब 10 बार तक मुझे सुनाई दी थी। और मैं उस हॉल के अंदर पहुंचकर आवाज़ भी लगाता रहा, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं था। अब मैं इन चीज़ों से परेशान आकर वापस से उसको बंद करने लगा। अंधेरी छाँव के अंदर गाड़ी चलाने का एक अलग ही भय रहता है और यही डर सताता है कि कहीं गाड़ी किसी चीज़ के अंदर घुस ना जाए, वरना कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर शराब के नशे में धुत मेरे एक दोस्त की आवाज़ आई, अरे मेरे शरीर पर इतना वजन कैसे, कोई हटाओ इसे। अब उसकी बातों पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी।
और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे घबरा कर रख दिया। उस दूसरे दोस्त के मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग गिरने लगे और मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और उसे पानी पिलाने लगा। शायद मुझे लग रहा था कि शराब ने इसके शरीर में इन्फेक्शन कर दिया है और अब इसका शरीर इसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि यहाँ कुछ और ही चल रहा था। हमारी गाड़ी के अंदर जो दूसरा बंदा था उसका शरीर भी एकदम सीट से चिपका हुआ था, मानो उसके शरीर पर किसी ने सच में बहुत भारी वजन रख दिया हो। ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। और उसके तुरंत बाद मेरा एक दोस्त ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, मानो कोई उसका गला घोट रहा है। मेरी तो समझ से सब कुछ बाहर जा रहा था। तब नितिन ने कहा हमें अस्पताल चलना चाहिए। लेकिन फिर एक बार मैंने उस जोरदार ठंड में उनके मुंह पर ठंडे ठंडे पानी की छींटे मार दी और दोनों ही जोर से उछल पड़े। दोनों का बदन पसीने से भीगा हुआ था। मेरे उन दोनों दोस्तों की सांसें उखड़ रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ अजीब देख लिया हो। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा तुम दोनों ठीक तो हो ना? फिर उन दोनों ने अपनी गर्दन से हाँ में जवाब दिया। लेकिन फिर एक ने बताया कि कुछ देर पहले सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी उसके शरीर पर लेट गया, जिस वजह से वो उसका वजन सह नहीं पाया। शरीर के ऊपर ज़्यादा भार होने की वजह से उसका जी घुटने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। लेकिन राहत तो इस बात की थी कि अब सब कुछ एकदम सही था। लेकिन दूसरा दोस्त अब वापस से बेहोश होकर गाड़ी के बगल में गिर गया। सड़क पर गिरने की वजह से उसका पूरा शरीर छिल गया और उसके बदन से अब अजीब सी दुर्गंध आने लगी। अब ये देखकर तो मेरा दिमाग ही सनक गया और इससे पहले मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता कि बोनट पर सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी दिखा। यह बिल्कुल वैसा ही आदमी था जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया था। अब इस आदमी को देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि इन्होंने आज की पूरी रात खराब कर दी थी। तभी मैं गुस्से में आकर जल्दी से नीचे उतरा और उस आदमी के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। पर यही थी मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती जिसको मैं अंजाम दे चुका था और मैं उस पर चिल्लाने लगा। लेकिन दूसरे ही पल वो मेरी गाड़ी के बोनट से गायब हो गया। फिर जो हुआ उसे देखकर तो मैं पूरे तरीके से हैरान रह गया। हैरान के समुद्र में गोते लगाने लगा। तभी मैंने देखा कि अब हम किसी रोड पर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में खड़े थे। कब्रिस्तान के बीच से एक रास्ता गुजर रहा था। पहली बात करें तो कब्रिस्तान के अंदर से कोई रास्ता नहीं होता और उसके बावजूद अगर रास्ता बना भी हो तो उसके अंदर कोई जाता नहीं है। मैं अकेला उस कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था और मेरे सारे के सारे दोस्त वहाँ से गायब थे, जिसने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया। नई जॉब लगने की खुशी अचानक ही दहशत में तब्दील हो गई। उस कब्रिस्तान के पास एक काले कलर का दरवाज़ा भी था जिसे खोल के ही बाहर जाया जा सकता था, तो मैंने ऐसा ही किया। मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ा तो अचानक मुझे एक जोर का झटका लगा और जिस वजह से मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। ये ज़ोरदार झटका जिसने मेरे पूरे बदन को हिलाकर रख दिया, जो बड़ा ही भीषण था। पर अभी मैं किसी तरह अपने आप को संभालते उठा तो मुझे ठीक तो लगा, लेकिन शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस कब्रिस्तान की एक कब्र अचानक ही टूटने लगी। उस कब्र के अंदर दरार बढ़ती हुई नजर आने लगी और अब जो होने वाला था वो सब समय पर था। अब जो कुछ हमें दिखाई देगा हम उसे देखने के लिए कब्रिस्तान में हाजिर थे। मैं अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगा जो काफ़ी समय पहले मेरे साथ थे, और इसी बीच गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मेरा एक दोस्त नितिन, जो कि शराब के नशे से बाहर था, वो बाहर निकला तो हमें उस कब्रिस्तान के दोनों तरफ से आग की चिंगारियां निकलती हुई दिखी। ये हमारी मौत का पहला संकेत था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता कि नितिन का पैर एक कब्र के अंदर धंस गया। नितिन के पैर में दर्द हो रहा था। उसके चेहरे पर उसका ये दर्द साफ साफ झलक रहा था। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा, मगर मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। और इसी बीच उस कब्र ने नितिन के उस पैर को काट दिया। नितिन का पैर कट चुका था और फिर ये देखकर तो मेरे हाथ पैर अब बुरी तरह से कांप उठे। सारी जगह खून ही खून फैल गया और मेरे दिल में भी एक अजीब दर्द पैदा होने लगा, क्योंकि नितिन की ये दशा मैं देख नहीं पा रहा था और उसके पास होने के बाद भी मैं उसकी कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद एक ऐसा दृश्य दिखा जो सच में इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए सक्षम होता है। दरअसल उस कब्र के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ को देखते ही मेरा बदन कांपने लगा और उसके बाद उस काले काले भयानक हाथ ने मेरे दोस्त नितिन का भी पैर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा।
मैं नितिन की मदद तो करना चाहता था, लेकिन मेरा सिर भारी होने लगा और मेरा जी भी घुटने लगा, जिस वजह से मैं बेहोश हो गए वहीं उस कब्रिस्तान के बीचों बीच गिर पड़ा। तभी मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसी कब्रिस्तान के बीच में पड़ा था जहां मेरे सारे दोस्त मेरे अगल बगल में पड़े थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि अब उनकी बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। भले ये अंदाज़ा लगाना आसान था, लेकिन जब मैंने उनको हाथ लगाया तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उनके शरीर में अभी भी जान है। इस भयंकर ठंड में उनका शरीर बर्फ़ की तरह जम चुका था, लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें गाड़ी में लिटाया और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। अच्छी बात तो ये थी कि इस बार मैंने कब्रिस्तान के गेट को एकदम से तोड़ दिया। वहाँ पर एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, लेकिन उसी समय मैं वहाँ से निकलकर रघुनाथ हॉस्पिटल के पास पहुँच गया। लेकिन ज़िंदगी और मौत से लड़ते वक्त नितिन ने 15 दिन के बाद अपनी मौत को ही स्वीकार लिया और ज़िंदगी से वो मुक्त हो गया। लेकिन उसके लिए मेरे दिल में एक दुख सा बन गया। दोस्तों, आज इस घटना को सालों हो चुके हैं और उसके बाद जब मेरी मुलाकात एक बाबा से हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे हाथ पर बंधा ताबीज़ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर उस दिन तुम्हारे हाथ पर ये ताबीज़ नहीं होता तो शायद तुम जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन मेरी मम्मी के उस ताबीज़ ने मेरी ज़िंदगी की रक्षा की। हम तीनों तो बच गए, लेकिन नितिन अपना पाँव कट जाने के बाद अपनी ज़िंदगी खो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।